बीच में पावर कट लगा है और थोड़ा वीडियो ब्रेक हुआ है, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि ओनली दी डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेज थी वो वॉर्न स्मूथ, घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज यानी अखरोट के पेड़, अखरोट के पेड़। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टोलर लंबे और लंबे हो गए थे, क्योंकि शुरू में लगाए थे वो बढ़कर बहुत लंबे हो गए थे। एंड द हॉपवाइन, ये एक बेल का नाम है, बेल। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो जो बेल उन्होंने खुद लगाई थी वहां पर, ट्वाइंड गुंथ गई थी आपस में, मतलब गुंथ जाना, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों से होते होते छत पर चढ़ गई थी। वो जो हॉपवाइन थी वो ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी, वो ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो गुंथ कर, ट्वाइन होकर खिड़कियों से होते होते छत पर चढ़ गई थी। तो ये सारी चीजें, बाकी चीजें सेम थी, 40 सालों से वो वहां पर थे, और वो he wanted to fix everything in his mind, he was gazing at everything, he was sitting emotionless। सारी बात MML पर है, ठीक है। how it must have broken his heart, how it must have broken, अवश्य ही टूटा होगा, कैसे, कितना उनका दिल। अरे 40 साल से जिसने इस स्कूल को सींचा है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसको अचानक कह दिया जाए कि भाई अब तुम्हारी छुट्टी है, यहां से जाओ, और न सिर्फ छुट्टी है बल्कि मदर टंग भी छीन ली जाए, मातृभाषा ले ली जाए, कितना दिल टूटेगा। तो वो हमसे कह रहा है, आप सोचिए, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़ने में पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, पुअर मैन कौन, MML के लिए कहा गया है, बेचारा वो व्यक्ति MML, कितना दिल उनका टूटा होगा ये सब छोड़कर जाते हुए। टू हियर हिज सिस्टर, और स्कूल का जो क्लासरूम है उसके ऊपर एक रूम और है जिसमें वो शायद रहते हैं, वहां उनकी सिस्टर उनके साथ रहती है। टू हियर हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को सुन रहे थे, वो सामान पैक कर रही थी, मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, पैकिंग देयर ट्रंक्स का मतलब बॉक्स, वो बॉक्स में, संदूकों में अपना सामान ट्रंक्स में पैक कर रही थी, और वो पैक करते वो सिस्टर मूविंग अबाउट इन, अंदर जो घूम रही थी कमरे के अंदर, सामान जब पैक कर रही थी, उठापटक हो रही थी, तो उसकी आवाज नीचे भी सुनाई दे रही थी, और ये सब वो बैठे बैठे सुन रहे थे, सारी चीजें वो देख रहे थे। क्यों? क्योंकि फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। देश छोड़ना मतलब जो अलसेक है वो छोड़नी थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, लीव यानी छोड़कर जाना, छोड़ना, अगले दिन उन्हें जो है वो देश छोड़कर जाना था। लेकिन देखिए लास्ट लेसन है, लेकिन, और वो इतने ब्रोकन हार्ट है, उनका दिल टूट गया है, लेकिन उनमें करेज है, बट ही हैड द करेज का मतलब साहस। देखिए कितना भावुक हो जाता है मामला, इस बात को आप समझिए। आप अपने अपने विद्यालय में, अपने अपने स्कूल में एक थोड़े पीरियड ऑफ टाइम से पढ़ रहे होते हैं, और जब लास्ट क्लास है ये 12वीं, और जिस दिन आपकी फेयरवेल होगी, तो आपको लगेगा कि यार इस स्कूल से हमारा कितना अटैचमेंट था, कितना लगाव था, और इसको अब हम परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं, वैसा ही कुछ। तो फिर भी उनमें वो करेज था, साहस था। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, उन्होंने प्रत्येक लेसन, हिस्ट्री का हो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे राइटिंग का हो, सारे लेसन जो है जो उस दिन पढ़ाए उन्होंने, अंत तक पढ़ाए, सब कुछ अंत तक किया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो राइटिंग के बाद पहले ग्रामर का हुआ, फिर राइटिंग का हुआ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का, हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया गया हमें। और हिस्ट्री के पढ़ाने के बाद देन द बेबीज यानी छोटे बच्चे, उनका नंबर आया। छोटे बच्चे, बेबी, जो बेबीज हैं, उन्होंने चांटेड
देयर बा बे बी बू, ये क्या है? ये बारखड़ी है। कै का है किसकी? कै का है किसकी? फ्रेंच की। छोटे बच्चे उनसे एक साथ बुलवाते हैं ना ताकि उनको रट जाए, याद हो जाए। चांटेड देयर बा बे बी बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और पिछले हिस्से में एट द बैक ऑफ द रूम कौन बैठे थे? पीछे कौन बैठे थे? विलेजर्स, गांव वाले, ओल्ड होसर, पोस्टमास्टर, मेयर। तो जब उन्होंने बारखड़ी का नंबर आया ना तो होसर ने पुट ऑन रख लिया, पुट ऑन यानी पहन लिया। क्या पहन लिया? चश्मा अपना, स्पेक्टिकल, अपना चश्मा पहन लिया, लगा लिया। होल्डिंग इज प्राइमर, पकड़े हुए प्राइमर, वो जो पोथिया वो लाया था, वो जो प्रारंभिक पुस्तिका वो लाया था, वो इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। और स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, स्पेल्ड यानी वो भी बोला, स्पेल किया। लेटर्स यानी अक्षर, वो जो अक्षर थे ना, बा बे बी बू। क्यों ये बात यहां पर कही जा रही है? क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत जो है वो वर्णमाला से होती है। हमने और आपने जब लैंग्वेज सीखी थी तो सबसे पहले अंग्रेजी में एबीसीडी सीखी थी, या इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर क ख ग घ सीखे थे। तो उसने भी, क्योंकि वो जनक है भाषा के, यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अरे आप देखिए, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, वो भी रो रहा था, वो भी रो रहा था, भावुक था, इमोशनल था। कौन? होसर। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज ट्रेम्बल्ड यानी कांपती थी, कंपकपा रही थी, शेक कर रही थी। किससे? इमोशन, भावना से, भावुक था वो, इमोशनल हो गया था वो, इमोशनल हो गया था। कौन? ओल्ड होसर। अपनी मातृभाषा की ये पढ़ के, बा बे बी बू पढ़ के, और वो रो रहा था। और इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना बड़ा फनी लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। भाई एक बुजुर्ग आदमी जब रो रहा होता हो तो विचित्र तो लगता ही है ना, फनी तो लगता ही है, अजीब तो लगता ही है। तो उसको सुनना बड़ा अजीब लग रहा था, उसकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी, कांप रही थी इमोशन से। और वो जो है वो इतना हमें फनी लग रहा था दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम एक तरफ तो जहां हंसना चाहते थे, हंसी आ रही थी मन ही मन, दूसरी तरफ क्राई, यानी कितना एक अजीब माहौल हो गया है कि एक तरफ हम हंसना चाहते थे, एक तरफ क्राई यानी रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट। अरे हाउ वेल, कितने अच्छे से मुझे याद है, दैट लास्ट लेसन, वो जो अंतिम लेसन था वो कितने अच्छे से मुझे याद है, एक एक बात याद है। और ऑल एट वंस, जैसे ही एक बार, पुराने समय में घड़ियां नहीं होती थी, वॉचेज, क्लॉक, घड़ी नहीं होती थी ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास घड़ी थोड़ी होती थी। 1870-71 की बात है ये। तो घड़ी सार्वजनिक स्थान पे होती थी। चर्च क्लॉक, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक यानी घड़ी, चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12, 12 का घंटा बजाया। वहां पर घड़ी लगी हुई थी, उसमें जब घंटे चेंज होते तो 11 बजे 11 घंटे, 12 बजे 12 घंटे, घंटे लगते थे। तो ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, 12 बजे का समय हुआ। और वो 12 बजे का समय एंजलस प्रेयर का समय होता है, एंजलस कहते हैं उसको। ईसाई जो धर्म है ना, क्रिश्चियन रिलीजन में एंजलस प्रेयर का एक समय होता है जो 12 बजे की जाती है। उसका मतलब था एंजलस, ये एक प्रेयर का घंटा है, एंजलस। देन द एंजलस का घंटा था ये, एंजलस प्रेयर जो हुई। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण ट्रम्पेट सुनाई दी। ट्रम्पेट्स होती है तुरैया, वो जो आगे से गोल ऐसे बैंड बाजू वाले रखते हैं, सैनिक बजाते हैं युद्ध के अंदर। ट्रम्पेट्स, तुरही एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण ट्रम्पेट सुनाई दिए ऑफ द पर्सियंस, इसके पर्सिया के सैनिकों के।
कहां से आ रहे थे वो? ड्रिल करके, ड्रिल का मतलब अभ्यास करते हुए, परेड वगैरह करके आ रहे थे, और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, परेड वगैरह करके लौट रहे थे वो। साउंडेड अंडर आर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे, मतलब खिड़कियों से सुनाई दी, आप ऐसा समझ ले, साउंडेड आवाजें आई, साउंडेड अंडर आर विंडोज। और 12 बजे एंजेलस प्रेयर का समय हुआ, चर्च क्लॉक ने स्ट्रक 12, 12 बजाए, और पर्सियन जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल से वापस आ रहे थे। उसी समय एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो अभी तक मोशनलेस बैठे थे ना अपनी चेयर पर, वो स्टूड अप, वो खड़े हो गए। एम हेमल स्टूड अप, वेरी पेल, स्टूड अप, खड़े हो गए, उठ गए। कहां से? अपनी कुर्सी से, और बहुत फीके पड़ गए थे, उनका चेहरे का रंग उड़ गया था, फीके पड़ गए, पीले पड़ गए। इन चेयर, अपनी कुर्सी से उठे। और ये बड़ी भावपूर्ण बात है, समझनी है आपको इसको। क्या कहता है फ्रेंज? फ्रेंज कहता है जब वो कुर्सी से उठे, आई नेवर लुक हिम सो टोल, टोल का मतलब लंबा। देखो जब आपको पाठ पढ़ाते हैं ना, तो एक तो आपको भावार्थ मतलब सीधा अनुवाद बताते हैं, ट्रांसलेशन बताते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं, आपको भावार्थ भी समझना होगा। ट्रांसलेशन तो इसका यह है कि मैंने उन्हें इतना कभी लंबा नहीं देखा, मुझे वो इतने लंबे कभी नहीं लगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी कोई लंबाई आज बढ़ गई थी, 5 फुट 6 इंच के थे, आज 5 फुट 10 इंच के हो गए, ऐसा नहीं है। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है आई नेवर सॉ हिम लुक सो टोल, मुझे उनका कद, मुझे उनका कद इतना बड़ा कभी नहीं दिखाई दिया, मुझे उनका कद इतना बड़ा कभी नहीं दिखाई दिया। अर्थात फिर भावार्थ है, इतना बड़ा दिखाई नहीं दिया, मेरी नजरों में उनका सम्मान बढ़ गया था। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? आई नेवर सॉ हिम लुक सो टोल, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज फ्रेंच वांट टू से? क्या कहना चाहता है वो? वो कहना चाहता है कि मेरी नजरों में उनका कद बढ़ गया था। द रेस्पेक्ट फॉर एम हेमल, इसका उत्तर बनाएंगे तो बनेगा द रेस्पेक्ट फॉर एम हेमल ग्रू इन माई आईज, ग्रू अप, इंक्रीज्ड। मेरी नजरों में उनका सम्मान जो है, आदर बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? कि जिस प्रकार से उन्होंने देश के प्रति, भाषा के प्रति, मदर टंग के प्रति बातें बताई थी। और वो कैसे थे आपको बता ही दिया, जब वो उठे पेल पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे। उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों। अब इतने इमोशनल है कि बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा आई बट समथिंग चॉक्ड, चॉक्ड, गला अवरुद्ध हो गया, गला अवरुद्ध हो गया। चौक्ट का मतलब गला अवरुद्ध हो गया, गला रुंध गया, गला रुंध गया, रुंध गया मतलब रोने जैसी, लगभग रो पड़े हो, रोने को हो आए, बोल नहीं पाए, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा माय फ्रेंड सेड ही, आगे उन्होंने आई इतना वो कह पाए, बट समथिंग चॉक्ड हिम, पता नहीं क्या, समथिंग यानी कुछ जो है वो उसके गले में अटक गई चीजें। ही कुड नॉट गो ऑन, कुड नॉट नहीं सके, गो ऑन जारी रखना, कंटिन्यू करना, गो ऑन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, जारी नहीं रख पाए, कह नहीं पाए। वो कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, जो वो कहना चाहते थे फिर उन्होंने चोक ली। जो कुछ वो कहना चाहते थे, शायद ज्यादा कहना चाहते होंगे, पर फिर उन्होंने चौक ली, और चौक लेकर एक संदेश दिया उन्होंने, एक मन की दिल की बात उन्होंने कही। वो दिल की बात क्या थी? देन इट टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। आप तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, पर अभी थोड़े समय पहले तक और आज भी कुछ विद्यालयों में हमारे पास क्या है? ब्लैक बोर्ड ही है, और उस पर चौक से लिखा जाता है टुक ए पीस ऑफ चौक। टर्न यानी मुड़े, घूमे या मुड़े, किसकी तरफ? ब्लैक बोर्ड की तरफ। वो घूमे ऐसे, मुड़े किसकी तरफ? ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक ए पीस ऑफ चौक,
टुक यानी लिया, चौक का एक टुकड़ा, चौक का टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन, और बेयरिंग ऑन, बेयरिंग ऑन का मतलब है इकट्ठी करते हुए या जितनी अपने अंदर थी समेटते हुए। बेयरिंग ऑन इज, बेयरिंग ऑन समेटते हुए, इकट्ठी करते हुए, या आप ये कह सकते हैं कि मतलब किसी तरीके से उन्होंने अपनी क्या, पहले अगली बात समझ लो, माइट, अपने अंदर ताकत उनके अंदर बची नहीं थी, शक्ति, ताकत, क्योंकि भावुक हो गए थे। तो भावुक होता है आदमी तो फिर कहने, कुछ करने कहने की ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, जितनी अपनी ताकत थी उस ताकत को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए, he wrote as large as he could, वेरी इंपॉर्टेंट है यहां, उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे, as large, he wrote, wrote यानी लिखा, he wrote, उन्होंने लिखा जितना वो लिख सकते थे, he wrote as large as he could, उन्होंने लिखा as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा? सीधा प्रश्न बन सकता है। What did M. Hamel, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, What did M. Hamel write on the blackboard, और उस लिखने के माध्यम से ही उन्होंने संदेश दिया। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, फ्रेंच भाषा में लिखा ये लिखा उन्होंने। मैं बड़ा लिख देता हूं, क्या लिखा, मैं बड़ा लिख देता हूं, देखो, ताकि आपको याद रहे, आप देख लेना। तो कहां लिखूं, एक खाली पेज यहां लिख देते हैं, देखो उन्होंने लिखा ये लिखा उन्होंने, विव ला फ्रांस, ये लिखा उन्होंने। और इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसका अगर ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। भाव क्या है इसके पीछे, भावार्थ क्या है? भावार्थ है, उन्होंने लिखा कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, या फ्रांस जिंदाबाद, या फिर फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखा। यानी देखिए किस प्रकार से अपने देश के प्रति नेशनल जो एक लगाव है वो दिखाया उन्होंने। तो जितना बड़ा वो लिख सकते थे, he wrote as large as he could, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। Then he stopped, तब वो रुक गए, इतना लिखकर इससे ज्यादा नहीं लिख पाए, और बात कह दी जितनी थी, इन 3 शब्दों में कह दी बात। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अपना देश अमर रहे, अपनी मातृभूमि अमर रहे, अपनी मातृभूमि जिंदाबाद। गदर फिल्म में है वो फिल्मी कहानी, लेकिन जब गदर 1 की बात कर रहा हूं मैं, सनी देओल जाता है ना पाकिस्तान, तो उसको कहते हैं कि बोलो, उससे बुलवाते हैं कि बोलो इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो बोल देता है। लेकिन जब उससे कहा जाता है कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो फिर क्या होता है वो आपको पता ही है। वो कहता है कि आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं, आप पाकिस्तान जिंदाबाद आपका रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई देश जिंदाबाद रहे, हमें क्या आपत्ति है, रहना चाहिए, लेकिन हमें हमारा देश प्यारा है, हमारा देश, हम हमारे देश के प्रति। तो जब हमने ये कह दिया कि हमारा देश जिंदाबाद, तो एम हैमल का जो देश था फ्रांस, उसने कह दिया विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो फिर बाकी कुछ नहीं बचता। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना सिर जो है, ये जो लिखा हुआ था ना, ये जो लिखा हुआ था, इसको सलाम करा है, एक तरीके से इस बात को सलाम किया है उन्होंने। अपना सिर जो है एंड लीन्ड यानी झुकाया, हिज हेड, अपना सिर, अगेंस्ट द वॉल, इस दीवार के सहारे, इस दीवार के खिलाफ, ऐसे उन्होंने सिर झुकाया। और सिर झुकाते झुकाते ही, सिर झुके झुके ही, विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, बिना एक भी शब्द कहे ही, मेड ए जेस्चर, जेस्चर का मतलब है इशारा, साइन जिसको कहें, इंडिकेशन जिसको कहें, इंडिकेशन किया, संकेत किया, क्योंकि बोला नहीं जा रहा था। सिर झुकाए झुकाए उन्होंने क्या इशारा किया, देखो, इशारा किया
जिसका मतलब ये था स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, जिसका मतलब ये था। ऐसे सिर झुकाते झुकाते उन्होंने इस तरीके से इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आप जा सकते हैं, बात खत्म। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। तो ये देखो, ये जो लेसन था वो आपके सामने रख दिया गया है। फिर भी आपको इस लेसन में कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पर्सनल कांटेक्ट आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो सब चीजों की जितनी हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये क्वेश्चन आ गए हैं फिर से, ये भी अपन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पूर्व अपन ये जो पार्ट अपन ने पढ़ा है उसके वोकैबुलरी, उसके मीनिंग देख लो एक बार, शब्द भंडार देख लो क्या क्या शब्द आए हैं। ठीक है, वोकैबुलरी पार्ट 2, पहला जो अपन ने भाग पढ़ा था अब तक, पीछे जो 2 वीडियोस जो अपन ने डाले थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो अपन ने पढ़ा था, वहां तक जो पढ़ा था उसके मीनिंग उसमें करवा दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग। और जो अभी पार्ट 3 में और आज जो पार्ट 4 में बाकी बचा हुआ जो लेसन पढ़ा है उसके वर्ड मीनिंग आप देख लें। वोकैबुलरी पार्ट 2, द लास्ट लेसन, ध्यान से देखें, इसको नोट कर लें आप। वोकैबुलरी को आपको रजिस्टर के अंदर नोट करना है और फिर इस लेसन को दोबारा देखना है, तो लेसन एकदम क्लियर हो जाएगा। हर्ड, हर्ड यानी सुना, माई टर्न। अच्छा, ये मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको लाइनें भी याद आएगी कि ये कब कहा गया था। मेरी बारी आ गई रिसाइट करने की, माई टर्न, मेरी बारी। रिसाइट का मतलब किसी गीत कविता पाठ का वाचन करना या सुनाना, बोलना, बोलकर सुनाना। ठीक है, वाचन करना, बोलकर सुनाना। रिसाइट किसी गीत कविता पाठ का, वो रिसाइट करने की बारी आई थी ना पार्टिसिपल का रूल, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो इसके फर्स्ट वर्ड भी, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। ठीक है, और उसके बाद है ये एक आई थी, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, कि मैं क्या कुछ देने को तैयार नहीं था। व्हाट, ये लाइनें मैंने इसलिए डाली है, कई बार एक मात्र मीनिंग से, वर्ड मीनिंग से बात किस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है समझ नहीं आती। तो पूरी लाइन का अर्थ और भावार्थ आपको जब दे दिया जाता है तो आपके पूरा बात जो है वो समझ में आ जाती है। तो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ देने को, क्या कुछ नहीं देने को तैयार था, किसके बदले में, पार्टिसिपल का रूल जानने के बदले में। टू बी एबल टू से, कहने सुनाने में योग्य हो जाऊं मैं। पार्ट वो ड्रेडफुल, क्या ड्रेडफुल, ड्रेडफुल रूल, ड्रेडफुल यानी भयानक, डरावना, और स्केरी, टेरिबल। ये स्क्रीन पे मैं थोड़ा इस मीनिंग के दौरान कम रहना चाहूंगा, आप लिख लें इसको साथ में। ऑल थ्रू, ऑल थ्रू पूरा का पूरा या सारा। गॉट मिक्स्ड अप, उलझ गया, किसमें उलझ गया हो, कंफ्यूज हो गया था ना, जब वो पार्टिसिपल का रूल सुना रहा था तो कंफ्यूज हो गया था। होल्डिंग ऑन, पकड़े रहा, डेस्क पकड़े रहा था, होल्डिंग ऑन। और हार्ट बीटिंग, दिल धक धक कर रहा था क्योंकि याद नहीं थे, सुना नहीं पाया था। नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं थी, साहस या हिम्मत नहीं था, नॉट डेयरिंग। लुक अप, नजरें ऊपर उठाने का। स्कोल्ड, डांटना, बता ही दिया। चाइड और रिव्यू किसके सिनोनिम है। ठीक है, तो ये आप लिख लें, मैं स्क्रीन जब नहीं लिख पाए तो वीडियो रोक के लिख लें आप। फील बैड, बुरा लगना, इनफ, पर्याप्त। कहा था ना एमएमएल ने, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य जो बुरा लग रहा होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। ठीक है, बा, अरे छोड़ो भी, बा। प्लेंटी ऑफ, खूब सारा, बहुत सारा। ठीक है, प्लेंटी ऑफ, खूब सारा। या ये देखो, ये ऑफ, इसका उच्चारण जो है औ होता है, औ। और ये वाला जो है ना, इसका उच्चारण ऑफ होता है। दोनों प्रेपोजिशन है, दोनों के अलग अलग यूज है, ये आपको व्याकरण में पता चलेगा, पर इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो अलग अलग होते हैं। तो इसको भी आप प्लेंटी ऑफ, खूब सारा या बहुत सारा। ट्रबल, समस्या, सिनोनिम प्रॉब्लम है। पुट ऑफ, टाल देना। कहा था ना उन्होंने कि अलसेक के साथ ट्रबल क्या है, दैट्स द ट्रबल विद अलसेक, ऐसा कुछ कहा था एमएमएल ने। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो कल तक के लिए टाल देती है। शी प्रोनाउन यहां मैंने बताया था लेसन के दौरान, अलसेक के लिए आया है। फेलोज, साथी, कि तुम्हारे ये जो साथी है वो, उनको राइट होगा, हक होगा, अधिकार होगा। कि कैसा ऐसे है कि हाउ यू प्रिटेंड, कि तुम बहाना करते हो। हाउ इज इट, कैसा है, कहा था ना उन्होंने, बहाना कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, कि तुम्हारी अपनी खुद की लैंग्वेज ही तुम्हें नहीं आती,
खुद की भाषा तुम्हें नहीं आती, योर ओन, तुम्हारी खुद की। द वर्स्ट, सबसे खराब। और पुअर का वैसे गरीब होता है, लेकिन पुअर का बेचारा भी अर्थ होता है। अ ग्रेट डील यानी बहुत ज्यादा। रिप्रोच, दोष देना या धिक्कारना। और एंक्सस, चिंतित। ठीक है, कहा था ना उन्होंने कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो एंक्सस नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए, टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस इनफ टू हैव यू लर्न। प्रिफर्ड, किसी चीज की तुलना में ज्यादा पसंद करते थे, वो तुम्हें फार्म पर भेजना या मिल पर भेजना ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, इस पे आप लिखते रहें, इसको वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। सो एज टू, जिससे कि, सो एज टू हैव यू मोर मनी, ऐसा कुछ कहा था, ताकि, जिससे कि। ठीक है, ऑफन, प्राय। इंस्टीड ऑफ यानी बजाय। ये देखो यहां लिख दिया था मैंने, ऑफ, इसका ऑफ का है उच्चारण और इसका ऑफ है, तो ये थोड़ा ऐसी जानकारी के लिए। गो फिशिंग, मछलियां पकड़ने। कौन जाते थे? एम हेमल, मछलियां पकड़ने जाते थे ना, तो छुट्टी दे देते थे। वेंट ऑन टू टॉक, बात करते चले गए। वेंट ऑन टू टॉक, बात करते चले गए। ये तीसरे और चौथे पार्ट में जो अपन ने पढ़ा है ना, उसकी वोकैबुलरी है। फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, दी क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, स्पष्टतम। द मोस्ट लॉजिकल कहा था, सबसे ज्यादा तर्क संगत, जिसको रीजनेबल कहते हैं, सबसे ज्यादा तर्क संगत, मोस्ट रीजनेबल, ये सिनोनिम है। गार्ड का मतलब रक्षा करना। उन्होंने राय दी थी, अपील की थी, राय क्या दी थी? अपील की थी, आह्वान किया था कि फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करे। अ पीपल, एक देश के लोग। इंस्लेव्ड यानी गुलाम बनाना, जब किसी देश के लोगों को स्लेव से बनाइए। स्लेव का मतलब होता है गुलाम या दास। स्लेव, गुलाम या दास। एज लॉन्ग एज, जब तक की। होल्ड फास्ट, ये वो जो की लाइन है, मुख्य जो लाइन है, एज लॉन्ग एज, जब तक की। होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ बनाए रखे। होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज व्हेन ए पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if, ये ऐसा ही है जैसे कि, it is as if, ये ऐसा ही है जैसे कि, they had the key to their prison, की यानी चाबी और prison यानी जेल, जेल की चाबी। ये पाठ आपकी किताब सामने खुली होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जब लिखो आप, मीनिंग, वर्ड मीनिंग लिखो, तो आपके सामने किताब खुली होनी चाहिए, ये पाठ खुला हुआ होना चाहिए, वो पेज खुला होना चाहिए जिस पर ये शब्द है। फिर देखिए आप कितना इसको, आप भी अचंभित हो जाओगे कि इतना आसानी से तो हमें समझ ही नहीं आता था कभी। अमेज्ड, अचंभित था वो, था ना फ्रेंच की, इतना शानदार तरीके से मुझे कभी समझ नहीं आता। एक्सप्लेन्ड, समझाया। एक्सप्लेन्ड यानी समझाया। पेशेंस, धैर्य या धीरज। एट वन स्ट्रोक यानी एक ही बार में वो डाल देना चाहते थे। लुक्ड लाइक, के समान दिखे। फ्लैग्स, झंडे, वो सुलेख वाली कॉपियां जो थी। ठीक है, फ्लोटिंग, लहराते हुए, झंडे लहराते हुए से दिखाई दे रहे थे। अंग लटके हुए और रोड, छड़ी या डंडी। यू ought टू हैव सीन, आपने अवश्य ही देखा होगा। आप कल्पना करिए, मतलब वो कहना चाहता है हमें। यू ought टू हैव, आप कल्पना करिए, मतलब आप देखिए, आप सोचिए तो सही कि कैसा लग रहा, कैसे हर कोई काम पे लग गया था। सेट टू वर्क। क्वाइट का मतलब शांत, पीसफुल, एकदम पीसफुल मामला था वहां पर। ठीक है, और उसके बाद स्क्रैचिंग का मतलब पेन के घिसे जाने के बाद। बीटल्स आपको बता दिया था, भंवरे। स्लाइटली लार्ज ब्लैक इंसेक्ट का मतलब कीट होता है। स्लाइटली यानी जरा सा, बड़ा काले रंग का एक थोड़ा बड़ा, काले रंग का थोड़ा बड़ा एक कीट होता है। ठीक है, बीटल्स, वो बीटल्स आए थे पर किसी ने, नोबडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रेसिंग, चित्र बना रहे थे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? चित्र बना रहे थे। इसका, फिश हुक्स का, मछलियां पकड़ने वाले जो हुक थे, ड्राइंग बना रहे थे उनकी। फिश हुक, मछली पकड़ने वाले कांटे या हुक। रूफ होती है छत, और पिजन्स, कबूतर, भी एकदम सिंपल मीनिंग है। कूड यानी गुटरगू की, कबूतर गुड़गुड़ाए तब वो कहता है बीच में कि भाई, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स टू, क्या वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे? तो वो मैंने बताया था कि इंसान पे ही लागू कर सकता है। व्हेनेवर, जब कभी भी। मोशनलेस, कौन बैठे थे? स्थिर बैठे थे, एम हैमल। अनमूव्ड बैठे थे। गेजिंग, टकटकी लगाकर देख रहे थे वो एक एक चीज को, जैसे कि वो फिक्स करना चाह रहे हो। इन फ्रंट ऑफ, सामने।
इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, वॉर्न स्मूथ घिसकर वो बेंचें चिकनी हो गई थी, वॉलनट ट्री अखरोट के पेड़, टोलर और लंबे हो गए थे, ये टोल लंबा, टोलर और लंबा, टोलिस्ट सबसे लंबा, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ग्रामर का टॉपिक है। होप वाइन एक बैल होती है, लता होती है, प्लांटेड लगाई थी, और ट्विंड यानी गुंथी हुई या ट्वाइंड बोल रहे हैं आप, ठीक है। करेज यानी साहस, टू द वेरी लास्ट एकदम अंत तक, और चांटेड, चांटेड यानी गाकर सुनाया, वो बा बे बी बूस बोले थे ना, और स्पेड द लेटर्स अक्षर बोल रहा था कौन, होसर, वॉइस आवाज होती है, ट्रेम्बल उसकी आवाज कांप रही थी, शुक यानी हिल रही थी, किसकी, ओल्ड होसर की आवाज कांप रही थी या हिल रही थी, ठीक है। और इसके बाद इमोशन यानी भावुक था वो, फनी अजीब होता है, ऑल एट वंस एक बार, जैसे ही चर्च क्लॉक की घड़ी में, चर्च क्लॉक यानी चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 12 बजे, ये लाइन में आपको समझ आ जाएगा, एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाई, एंजेलस 12 बजे होने वाली प्रार्थना जो चर्च में होती है, ट्रम्पेट सैनिकों द्वारा बजाई जाने वाली बैंड की तुरैया, बैंड के जैसे ट्रम्पेट्स होती है वो गोल, ऐसे वो ऐसे ऐसे होकर ऐसे आगे से ऐसे वो बजाते हैं ना, वो ट्रम्पेट, ठीक है। और फिर जो है वो बस लास्ट ही है ये मीनिंग सब। पेल पड़ गए थे कौन, एम एमल, पेल पड़ गए थे, रंग उड़ गया, फीका पड़ गया, ठीक है। और आई नेवर सो हिम लुक सो टोल, ये बात मैंने आपको वहां लेसन में भी डिटेल से समझा दी है, यहां भी समझ लें। एम एमल के बारे में फ्रेंड्स ने कहा है कि मुझे वो इतने लंबे कभी नहीं दिखाई दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि मेरी नजरों में, है ना, रेस्पेक्ट जो था वो एम हेमल, रेस्पेक्ट फॉर एम हेमल, वो रेस्पेक्ट फॉर एम हेमल, ये सीधा प्रश्न आ सकता है, ग्रू अप या इंक्रीज्ड, या इंक्रीज्ड यानी बढ़ गया था, ठीक है। चौक्ड, ये गला अवरुद्ध हो गया था इमोशन से, रोने जैसी स्थिति हो गई, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है। और कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके, तो फिर वो घूमे किसकी तरफ, टर्न टू, घूमे या मुड़े किसकी तरफ, बोर्ड की तरफ। बेयरिंग ऑन, बेयरिंग ऑन यानी काम में लेते हुए, इकट्ठा करते हुए, बेयरिंग ऑन ऑल इज माइट, बोलने की जब ताकत नहीं रही थी तो सारी माइट से जितना वो लिख सकते थे, जितना, वाइव ला फ्रांस या विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, इसका मतलब आपको डिटेल से, जिसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। इसका प्रश्न भी आपको करवा देंगे। और लास्ट में लीन्ड हिज हेड, लीन्ड यानी झुकाया, हेड सिर, अपना सिर झुका दिया, और जेस्चर किया, साइन किया, इशारा किया कि जाओ, जिसका मतलब था स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो ये है वर्ड मीनिंग्स, और ये आपको करवा दिए गए हैं। अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को तैयार करिएगा और वापस इस लेसन को एक बार खोल के देखिएगा, ठीक है। फ्लेमिंगो बर्ड एक बार फिर से मैं ले आता हूं, बस 2 मिनट में इस बात को पूरा करते हैं। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, लाइन टू लाइन इसको पूरा कर दिया अपन ने। 4 जो वीडियोस बने हैं 4 पार्ट्स में, और अब जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स बुक के भी ले लेंगे, और एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करवाएंगे, कम भी नहीं करवाएंगे, मतलब फालतू में क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, और जो अर्जेंट हमें लग रहे हैं, जो लेसन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, और साथ में 10-12 लाइन में आपको एक छोटे नोट्स भी बता देंगे। तो अगर वो नोट्स भी आप तैयार कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आप आंसर देने की स्थिति में नहीं है, तो आप आंसर बना सकते हैं आराम से। पाठ को अच्छे से पढ़ लें और वर्ड मीनिंग्स को तैयार कर लें। और क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आप जरूर अपना सुझाव दें। कैमरे के सामने पढ़ाना बड़ा टफ होता है, सामने स्टूडेंट्स नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, एक पक्षी इंटरेक्शन है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप अपने सुझाव दें, कौन सी चीज आपको ठीक लग रही है, कौन सी चीज नहीं ठीक लग रही है, और आप इसमें क्या चाहते हैं, तो आप अपने अच्छे सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मुझे पर्सनल भी भेज दें। और इस क्लासेस को, आप हमारी मेहनत को जो है वो, इसका सही फल तभी मिलेगा जब इनका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे और इनको अच्छे से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के
क्वेश्चन आंसर लेकर अच्छे से डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में अपन करवा देते हैं। धन्यवाद।